नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं चैनल रिएक्शन। माता जी नमस्ते। आज हम वीडियो बनाने वाले आज रौनक की वीडियो के ऊपर। तो बेसिकली भाई देखा था भाई, इसका टाइटल रहने वाला है वो है कांग्रेस का सुपड़ा साहब। भाई जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले पता चला है कि हाँ भाई जो कांग्रेस जो है वो 3 जगह से हार चुकी है और 1 जगह से जीत रखी है। मतलब ऐसा है कि चार राज्यों में इलेक्शन हुए थे, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान और क्या नाम था अपना छत्तीसगढ़, इन 3 जगह पे बीजेपी आ चुकी है और 1 जगह पे तेलंगाना यानी कि यहाँ पर कांग्रेस आ चुकी है। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब ये इलेक्शन ऐसा था कि यही इलेक्शन डिसाइड करता जाता है। एक तरीके से सेमीफाइनल था ये कि हाँ भाई 2024 में जो यहाँ पे किस तरीके वीडियो रहेगी तो बिना किसी करते हुए वीडियो रिजल्ट के बाद ये वीडियो बड़ा वायरल हो। पहले आप वीडियो देखो फिर उसके बाद बात करते। देखो कौन सी वीडियो भाई? ये तो होता रहता है। वो तेरी मोदी कांग्रेस के रहिए भाई, कुछ रही भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। नहीं वायरल कर लगा कहाँ राहुल कहते हैं राहुल गांधी तो मेहनत बहुत की है। फोटो लगा दी कुछ भी चीज बनाए थे। गजब क्रिएटिविटी बाबा, जिसने भी बनाया सैल्यूट है बॉस। लेकिन दोस्तों जैसे चिड़िया दाना चुगती है, पंछी गीत गाते हैं, सूरज पूरब से उगता है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस अच्छे बच्चे की तरह 4 में से 3 राज्यों में चुनाव हारकर पहली फुर्सत में घर जा चुकी है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि 3 राज्यों में चुनाव हराकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा एहसान किया है, क्योंकि अगर गलती से कांग्रेस फिर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत जाती तो ये बेशर्म सवाल फिर से उनके सामने खड़ा हो जाता कि इन राज्यों में सीएम किसको बनाए। क्योंकि अगर वो राजस्थान में गहलोत को सीएम बनाती तो सचिन पायलट नाराज हो जाते, पायलट को बनाती तो गहलोत अपने चंपुओं को छू बोलकर राहुल गांधी के ऊपर छोड़ देते। गलती से छत्तीसगढ़ में जीत जाते तो टीएस सिंहदेव कहते कि अब की बार तो हम ही सीएम बनेंगे। सीएम बनने के नाम पर सिंहदेव भूपेश बघेल बुरी तरह से आपस में लड़ते, दोनों नाराज हो जाते, नाराज होकर राहुल गांधी के पास जाते और राहुल गांधी ये बोलकर उन्हें वहां से दौड़ा देते कि निकलो यहां से, तुम्हें सीएम बनने की पड़ी और यहां 2 घंटे से मेरा लूडो में 6 नहीं आ रहा है। खत्म। कुल मिलाकर एक आधा इलेक्शन जीतने के चक्कर में राहुल बाबा के दिन रात का चैन छिन जाता। कभी वो वीडियो गेम खेल रहे होते तो लोग उन्हें अपनी सरकार के कैबिनेट फॉर्मेशन को लेकर डिस्टर्ब करते। वो थाईलैंड की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले होते तो लोग उन्हें याद दिलाते कि बाबा उस दिन तो छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है। ये सुनते ही बाबा का मूड खराब हो जाता और वो गुस्से में आकर ये कह देते कि यार तुम लोग मुझे यूं डिस्टर्ब करोगे ना तो मैं आगे से कांग्रेस को कोई भी चुनाव नहीं जितवाऊंगा। ये सुनते ही सामने खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता की हंसी छूट जाती और इसके बाद वो कार्यकर्ता और राहुल बाबा दोनों आधे घंटे तक खूब हंसते। ये क्या हो रहा है? एक्टिंग बता रहा है क्या चल रहा है। इस तरह अपने ही कार्यकर्ता के साथ अपनी ही बेवकूफी पर हंसकर राहुल बाबा शर्मिंदा हो जाते, लेकिन ऊपर वाला राहुल बाबा को यूं एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पार्टी का सुपड़ा साफ करके राहुल बाबा को इस शर्मिंदगी से बचा लिया है। इसलिए अब वो बड़े आराम से वीकेंड पर एनिमल और सैम बहादुर देख सकते हैं। फिल्म देख सकते हैं दोनों। इसी तरह अगर पार्टी मध्य प्रदेश में हार गई तो कमलनाथ साहब के लिए भी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सुना है पूरे इलेक्शन में कमलनाथ जी 10 बजे रैली करने घर से निकलते थे और 1 बजे वापस आ जाते थे। 1 सेकंड 1 बजे का मतलब ये नहीं रात के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे। मतलब इतने अधूरे मन से सरकारी बाबू अपनी नौकरी भी नहीं करता जितने अधूरे मन से कमलनाथ जी एमपी के सीएम पद का इलेक्शन लड़ रहे थे। मगर अब पार्टी अगर हार गई है तो वो बड़े आराम से दिन भर घर पर बैठकर मक्खियां और झक दोनों मार सकते। ऊपर वाले की मेहर ऐसी है कि पिछली बार की तरह वो सरकार बनाने के आसपास भी नहीं आए हैं। सोच कर देखिए जरा, अगर फिर से कांग्रेस की 110-11 सीटें आ जाती तो उन्हें फिर से 2-4 निर्दलियों को फोन लगाकर उनका समर्थन मांगना पड़ता है कि नहीं। अब कमलनाथ जी जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन और पार्ट टाइम नेता को क्या ये शोभा देता है कि वो ऐरे गहरे विधायकों को फोन लगाकर उनसे समर्थन मांगे? बिल्कुल नहीं देता। जैसे तैसे अगर समर्थन मिल भी जाता तो क्या अच्छा लगता कि हर रोज उन पर नजर रखो कि कहीं वो पार्टी छोड़कर निकल न जाए? ऊपर वाला ना अच्छे लोगों को किसी गलत काम में उलझाता ही नहीं है। देखो इसीलिए उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इतने विधायक भी नहीं दिए कि वो सरकार बनाने के आसपास भी आ पाए। उसने कहीं भी, थैंक यू भगवान ने कहीं भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करी कि कांग्रेस को अपने विधायकों को किसी रिजॉर्ट में छिपाना पड़े। वेरी गुड, थैंक यू।
अब क्या कांग्रेस जैसी अच्छे घरों की पार्टी को ये शोभा देता कि वो चोर उचक्कों की तरह अपने विधायकों को दुनिया से छिपाती फिरे? नहीं ना। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कांग्रेस 4 में से 3 राज्य बुरी तरह हार गई है तो उसके पास फुल टाइम है लोकसभा चुनाव पर फोकस करने के लिए, ठीक है। अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती ना तो इंडिया अलायंस में भी टेंशन बढ़ जाती। कांग्रेस बाकी पार्टियों को ज्यादा सीटें न देती, इससे वो पार्टियां नाराज हो जाती और अलायंस खतरे में आ जाता। कांग्रेस के इन इलेक्शन में हारने के बाद इंडिया अलायंस क्रिकेट की लैंग्वेज में एसोसिएट कंट्रीज का एक क्लब बन गया। कैसे समझाता हूं। अगर जेडीयू की औकात इस अलायंस में जिम्बाब्वे की है, अखिलेश की हैसियत इसमें आयरलैंड की है, लालू की पार्टी श्रीलंका जैसी है, तो कांग्रेस भी इन चुनाव के बाद पाकिस्तान जैसी, युगांडा जैसी युगांडा है। जैसी। अब जब ये सारी टीमें एक साथ मैच खेलने बैठेंगी तो कोई किसी को आंख नहीं दिखा पाएगा। कांग्रेस वाले अब जैसे ही कुछ बोलने लगेंगे तो बाकी पार्टियां एमपी राजस्थान में हुई उनकी पिटाई का वीडियो दिखाकर उनसे बोलेंगी अम्मा यार तुम तो चुप ही बैठो। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों के बीच होती है। तो ये विधानसभा चुनाव हार कर अब कांग्रेस की औकात भी एक रीजनल पार्टी से ज्यादा तो रह नहीं गई, इसलिए वो भी अब इंडिया अलायंस में ज्यादा फुदक नहीं पाएगी। इसलिए बाकी पार्टनर्स के लिए अच्छी खबर है, नहीं आगे बढ़ते। युगांडा के जैसे हो गए। मोदी का जलवा। तो दोस्तों ये थी कल आए रिजल्ट पर थोड़ी मौज, थोड़ी मस्ती, थोड़ा रोस्ट। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो दोस्तों यारों रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करिएगा। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो आपका एक शेयर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। और सीरियस बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि इन चुनावों के नतीजों के साथ एक नहीं कई चीज़ें फिर से प्रूव हो गई। पहली बात यह कि पिछले 10 साल में 110वीं बार यह प्रूव हो गया है कि नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं। एक ऐसा नेता जो खुद कितने चुनाव जीत चुका है इसकी तो गिनती नहीं। वो खुद कितनी बार मुख्यमंत्री बने इसको भी भूल जाओ। वो कितनी बार अभी और पीएम बनेंगे इसकी भी काउंटिंग नहीं। आप तो ये देखो कि सिर्फ मोदी के चेहरे और नाम पर बीजेपी पिछले 10 सालों में कितने इलेक्शन जीत चुकी है। इन्हीं चुनावों को लेकर 4-5 महीने पहले तक लग रहा था कि बीजेपी शायद इस बार मध्य प्रदेश में अपना किला न बचा पाए, चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसा लग रहा था। राजस्थान में भी बीजेपी वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार इन तीनों हिंदी राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मोदी जी ने हर जगह जाकर कहा कि मैं आपको मोदी गारंटी देता हूं कि आप हमें चुनिए और काम होगा। मोदी गारंटी एक ऐसा शब्द बन गया जिसने एक वक्त एमपी में हार रही बीजेपी को राज्य में 2/3 सीटें जितवा दी। मोदी गारंटी एक ऐसा रामबाण शब्द बन गया कि बीजेपी राजस्थान में बिना कोई सीएम प्रोजेक्ट किए ही आराम से सत्ता में आ गई। और मोदी जी का ही जलवा था कि जिस छत्तीसगढ़ के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी वहां पर भी सत्ता में आ सकती है, वहां भी जीत गई। बेशक मध्य प्रदेश में मामा जी की खुद की छवि भी अच्छी थी। उन्होंने खासतौर पर महिलाओं के लिए अच्छी बड़ी योजनाएं चलाई। वो योजनाएं भी काफी पॉपुलर हुई। महिलाओं को हर महीने पेंशन या भत्ता की पॉलिसी भी खासी लोकप्रिय हुई। मगर इन सब बातों के ऊपर सिक्का तो मोदी जी के चेहरे का ही चला। वो सिक्का चला तभी तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 20 साल से सत्ता में होने के बावजूद फिर से सत्ता में आ गई। 20 साल से कांग्रेस की बात। और अगर आज बीजेपी इतनी बड़ी बनी है और कांग्रेस लगातार श्रिंक हुई है तो उसके पीछे भी एक वजह है। आप देख लीजिए बीजेपी जिस स्टेट में एक बार सत्ता में आती है वो फिर वहां दोबारा रिपीट करती है। गुजरात का एग्जांपल हमारे सामने है। बीजेपी 25 साल से वहां से नहीं आ रही है। यूपी का उदाहरण ले लीजिए। यूपी जैसे बड़े स्टेट में बीजेपी लगातार 2 बार जीत गई है। एमपी में बीजेपी 20 साल से नहीं हारी है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने रिपीट किया। वहीं कांग्रेस या तो चुनाव जीत नहीं रही, अगर जीत रही है तो वो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट को भी होल्ड नहीं कर पा रही। आखिरी बार कांग्रेस ने 2011 में असम में खुद को रिपीट किया था। खुद को दोबारा न रिपीट कर पाने के पीछे गवर्नेंस तो इशू है ही। एक रीजन ये भी है कि जहां कहीं कांग्रेस पार्टी पावर में आई वहां भी ये लोग आपस में लड़ते रहे और यंग लीडर्स को मौका नहीं दिया गया, जैसे पिछली बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ। एमपी में कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाना चाहिए था, मगर वहां नहीं बनाया तो उन्होंने पार्टी तोड़ दी और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी चली गई। राजस्थान में 5 साल तक गहलोत और सचिन पायलट लड़ते रहे, सरेआम एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां के मिनिस्टर टीएस सिंहदेव भी सारा टाइम कलेश करते रहे। ऊपर से आज कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो किसी से भी अपनी बात सबसे करना पड़ रहा है सामने। आपको याद होगा कैसे कांग्रेस ने अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था, मगर गहलोत के सपोर्टर्स ने बगावत कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद गहलोत को राजस्थान के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अब गहलोत पावरफुल रीजनल लीडर हैं, इसलिए गांधी परिवार भी डर गया और अपना फैसला वापस ले लिया। तीसरी बात जो कांग्रेस को इन चुनावों में ले डूबी वो थी उनका एरोगेंस, उनका घमंड। ये घमंड कांग्रेस की पुरानी बीमारी। अब इन लोगों ने इंडिया अलायंस बना तो लिया, मगर कांग्रेस ने इन स्टेट इलेक्शन में इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को साथ में नहीं लिया, उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस को एक घमंड हो गया था कि अभी तो हमने कर्नाटक और हिमाचल का इलेक्शन जीता है, हमें एमपी और राजस्थान जैसे स्टेट में इन पार्टियों की क्या जरूरत। याद होगा आपको कमलनाथ जी की एक वीडियो वायरल हुई जहां पर उन्होंने अखिलेश के बारे में कहा था कि ये अखिलेश है, वीडियो तो दिखा दो। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला अरे भाई छोड़ो अखिलेश।
बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था भाई साहब। इसी तरह की बात जेडीयू के केसी त्यागी जी ने कांग्रेस को लेकर कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को पूछा तक नहीं, और यही कांग्रेस की बड़ी मिस्टेक थी, उनकी बड़ी चूक थी। अगर कांग्रेस को ये लगता था कि ये तीनों हिंदी स्टेट तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमें इनमें इन छोटी पार्टियों की क्या ही जरूरत, तो ये उनकी गलती थी। अरे भैया, इन स्टेट में अगर वो पार्टियां छोटी हैं तो बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पर ये पार्टियां बड़ी हैं, आप कुछ भी नहीं हो। अगर इन स्टेट में इन पार्टियों को थोड़ा भी स्टेक नहीं दोगे तो ये उम्मीद कैसे करोगे कि ये पार्टियां कल को अपने स्टेट में आपके लिए कुछ सीटें छोड़ देंगे? बताइए। कांग्रेस का यही एरोगेंट एटीट्यूड था जिसके चलते इन इलेक्शन में इंडिया अलायंस कहीं दिखाई नहीं दिया, और उसका असर भी दिखाई दिया। और सबसे बड़ी और आखिरी बात, लोकसभा इलेक्शन में 6 महीने का टाइम भी नहीं रह गया, मगर अभी तक पब्लिक को यह नहीं पता चला है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस की आइडियोलॉजी क्या है। इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया कि कमलनाथ और कांग्रेस के कुछ लीडर्स मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे थे। वहीं इसी इंडिया अलायंस की साउथ की कुछ पार्टियां और उनके लीडर्स लगातार सनातन धर्म को गाली दे रहे थे। अब भैया, आज की पॉलिटिक्स कोई 30 साल पुरानी पॉलिटिक्स तो है। आज तो गांव-गांव में लोगों के पास मोबाइल फोन है, सबको पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ जुड़ी है, कौन सा नेता क्या बयान दे रहा है। अब एक तरफ बीजेपी है जिसे 100% क्लैरिटी है कि हमें हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है। हिंदुत्व की राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को गाली देना या उसे नीचा दिखाना है। इसका सीधा मतलब है कि सनातन धर्म का सम्मान करना है। फिर चाहे वो उज्जैन से लेकर काशी तक धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात हो, अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी मथुरा के मंदिरों को वापस पाने की लड़ाई हो। बीजेपी को अच्छे से पता है कि उसकी राजनीति क्या है, और यही बात उसके समर्थकों, मतलब वोटर्स और सपोर्टर्स दोनों को भी पता है। मगर कांग्रेस और उसका इंडिया अलायंस आज भी बहुत कंफ्यूज है कि उसे आखिर करना क्या है। क्या उसे सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करनी है? क्या उसे सेक्युलरिज्म के नाम पर सनातन के विरोध की राजनीति करनी है? क्या उसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है? उनका अब तक इस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। यही वजह है कि आज भी बहुत सारे लोग इस वजह से उनसे रिलेट नहीं करते या कुछ हद तक उनसे दूरी बना कर रखते हैं। मगर ऐसा लगता नहीं कि ये लोग जल्दी अपनी इस आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के पास मजबूत वर्ल्ड लीडर है, एक क्लियर आइडियोलॉजी है, संघ के तौर पर मजबूत वैचारिक संगठन है, अपने खुद के लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस जिसमें नेता कौन है पता ही नहीं, आइडियोलॉजी क्या है किसी को मालूम ही नहीं है, वो चाहते क्या है किसी को खबर ही नहीं है। यही कारण है कि 2024 का इलेक्शन और उसके नतीजे बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत लाते दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस अब भी इतनी कंफ्यूज है जैसे बैटिंग विकेट पर ओस से भीगी गेंद फेंकता बॉलर, जिसे मालूम ही नहीं कि अगली बॉल फेंकनी कहां पर है, बस ओवर खत्म होने का इंतजार कर रहा है वो बॉलर। मगर कांग्रेस की बदनसीबी ये है कि राजनीति में कोई ओवर आखिरी ओवर नहीं होता, और कोई चुनाव सीरीज का आखिरी मैच भी नहीं होता। इसलिए एक ही इलाज है, या तो खुलकर खेलो या फिर रिटायर हो जाओ। अब ये दोनों ही काम कांग्रेस के पुराने नेता नहीं कर। वेल दोस्तों, ये था असेंबली इलेक्शन के नतीजों पर हमारा पोस्टमार्टम। बाकी आपको क्या लगता है नतीजों के बारे में, 2024 के इलेक्शन के बारे में, मोदी जी के बारे में अगर एक शब्द में कुछ कहना चाहें, या राहुल गांधी के बारे में एक शब्द में कुछ कहना चाहें? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मिलेगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी मुद्दे पर एक और कड़क वीडियो जल्दी यहाँ लाएंगे। फिलहाल जाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। ये तो होता रहता है। ये तो होता रहता है दोबारा। गलो सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। क्या राहुल कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, ना बाबू ऐसी पार्टी को लेके घूम रहे हो, जब तुम देख रहे हो चीज यहाँ पे 80% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो क्या है, हिंदू है। तुम और तुम सोच रहे हो कि उनको गाली बक के फिर तुम पार्टी में आ जाओगे। और भाई कांग्रेस का तो ये चीज़ थोड़ा देखो बोलना नहीं चाहिए, हम कोई बहुत तरह कोई इसके क्या फेवर में नहीं है, लेकिन ये चीज़ सोचना चाहिए। अब राहुल गांधी किसी भी रैली में जाता है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि जैसे कि साउथ में चला गया तो बोलेगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या तो गुजरात में लगा दी, यूपी में लगा दी, तुम लोग को कुछ नहीं दिया, मतलब गालियाँ बक देता है। पहले तो गुजरातियों को, यूपी वालों को, मध्य प्रदेश वालों को गाली बक देंगे। उसके बाद फिर जब वहाँ इलेक्शन की बारी आएगी तो फिर वहाँ क्या दिखाओगे मुझे करके, तुमने पहले उनको गाली बक दी, अब तुम कह रहे हो कि नहीं हमें वोट भी दे दो, बताओ कौन वोट देगा। तो ये चीज़ सोचना होता है। हाँ, ये पब्लिक सब देखती है, और तुम्हें लगता है कि ये चीज़ हाँ भाई, और इन्होंने कितनी बड़ी धोखाधड़ी करी, इन्होंने इंडी अलायंस बनाया, लेकिन किसी भी इंडी अलायंस की पार्टी को इन वाले उसके अंदर नहीं लिया किसी को भी। मतलब कि नया नेता क्या होता है खड़ा होने, और खड़ा होने देते भी कैसे, इनके खुद की पार्टी में इतनी ज़्यादा कहते हैं लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो क्या अशोक गहलोत के बीच में, और क्या सचिन पायलट के बीच में, सारे बुढ़े बुढ़े लड़ रहे हैं। नहीं, सचिन पायलट फिर चलो जवान है, लेकिन उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। जब इनकी पार्टी खुद ही एक
गठबंधन में नहीं रह पा रही, जब उनकी खुद की पार्टी एक साथ नहीं है, तो तुम गठबंधन वाली पार्टी को कैसे संभालोगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वो भी एक भी ढंग का बंदा नहीं है। एक भी ढंग का बंदा नहीं है। और इंडिया अलायंस में मेरे को ये बताओ ना कि पीएम का चेहरा कौन होगा? केजरीवाल है, अखिलेश यादव, ये सारे बड़े बड़े नेता हैं। तुम किस किस को बनाओगे पीएम? सबके सब लड़ेंगे एंड टाइम पे। और ऐसी पार्टी चल नहीं पाती है। 1 महीना 2 महीना चलेगी पार्टी, फिर हार जाएगी, फिर बीजेपी आ जाएगी। रोते रोते पता चलता है कि हाँ 2024 में ना, अब समझ लो 99.9% है कि बीजेपी ही आएगी दोबारा। बिल्कुल आएगी। 2024 में दोबारा पीएम मोदी को ही पीएम बनना है भाई, पीएम मोदी को ही पीएम बनना है। मतलब ऐसा वाला हिसाब किताब हो रखा है। और कहीं ना कहीं भाई इस चीज़ को भाई हम भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। देखो सोचने वाली बात यह है कि 1947 से लेकर के 2013-2014 तक हमारी जीडीपी जो थी वो रही है कम से कम $2 ट्रिलियन तक हो गई थी, ठीक है। 2013 से लेकर 2023 तक, मतलब 10 से 9 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी कितनी हो चुकी है? 3.7 3.8 के आसपास हो रखी है हमारी। तो कितनी बड़ी बात है, डबल के आसपास लिया है वो सिर्फ 9 सालों में। और इन्होंने 1947 से लेकर के 2013 तक सिर्फ इतना कर पाए, तो कितनी बड़ी बात है। 2011 के अटैक में कांग्रेस ने ना पूरा मतलब कि वो बना रखा था कि हम ना आरएसएस और ना हिंदुओं को फंसाएंगे, कि भाई वो कसाब जो था ना वो ना हिंदू है। वो तो शुक्र है कि जो इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके मतलब कि अपने आप को शहीद कर लिया, लेकिन उसको जिंदा पकड़वाया। अगर जिंदा पकड़ा नहीं था ना तो उसको पता हिंदू, हाँ, क्योंकि वो ना प्लानिंग से आ रखे थे, पता है, हाथ में पता डोरे बांध के आ रखे थे, पता है, पूरा हिंदुओं को फंसाने की साजिश। इन्होंने हमेशा प्लान किया है इंडिया को, मतलब तो इस चक्कर में लोग देखते हैं राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल की क्या गर्दन काट दी थी उन 2 बंदों ने, बताओ। उसका फल भुगता है इन लोगों ने। वीडियो काफी अच्छी लगी देखने में भाई, काफी मजा आया देखने में भाई। इनकी वीडियो कॉमेडी भी थी और थोड़ी नॉलेज वीडियो भी थी, क्या किस तरीके से कैसे करके बीजेपी ने अपना मतलब देखा दबदबा अभी तक शामिल कर रखा है। इन्होंने मतलब ये साबित कर दिया है कि यहाँ 2024 में इन्हीं को आना है। तो आए कैसे वीडियो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज इतना ही। जय श्री राम।